हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट माया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम बात करते हैं आखिर टॉपिक है क्या और चर्चा में क्यों है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उस सलाह पर आपत्ति जताई जिसमें उसने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी। यहाँ पर आपको दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ कटिंग दिख रही होगी। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख तथ्यों की। तो धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 हफ्ते उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया था। जगदीप धनखड़ ने पूछा, जस्टिस वर्मा केस में एफआईआर क्यों नहीं हुई। तो राज्यसभा के जो प्रशिक्षु थे उनको संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, हमारे पास ऐसे न्यायाधीश है जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी काम करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में भी काम करेंगे। उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार सबसे अहम होती है और सभी संस्थाओं को अपनी अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं होती है। जस्टिस वर्मा के घर अज्जली नकदी मिलने के मामले में अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई, इस चीज़ पे उन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया। क्या कुछ लोग कानून से ऊपर हैं, या फिर इस केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों ने इन हाउस कमेटी बनाई। इसका कोई संवैधानिक आधार भी नहीं है। जो कमेटी है सिर्फ सिफारिश दे सकती है, लेकिन कार्रवाई का अधिकार संसद के पास होगा। अगर ये मामला किसी आम आदमी के घर होता तो अब तक पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय हो चुकी होती और न्यायपालिका हमेशा सम्मान का प्रतीक रहे, लेकिन इस मामले में देरी से लोग असमंजस में भी देखने को मिल रहे हैं। अब हम जरा बात करते हैं आखिर एफआईआर होती क्या है। एफआईआर यानी कि संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित पुलिस स्टेशन में प्राप्त रिपोर्ट को प्रथम सूचना रिपोर्ट या फिर एफआईआर कहा जाता है, जिसे आमतौर पर एफआईआर कहते हैं, जिसका जो पूरा नाम है प्रथम सूचना रिपोर्ट है। चूंकि ये संज्ञेय अपराध के बारे में पहली सूचना होती है, इसीलिए इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं, क्योंकि पहली सूचना होती है। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के तथ्यों की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला करना होगा। दरअसल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में ऐतिहासिक फैसला लिया था और अदालत ने कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की थी और यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया और 11 अप्रैल की रात वेबसाइट पर अपलोड किए गए ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 201 का हवाला भी दिया था। राज्यपालों की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या फिर पॉकेट वीटो का अधिकार भी नहीं है और उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। बिल पर फैसला 3 महीने के भीतर नहीं लिया गया तो राष्ट्रपति को राज्य को इसकी वाजिब वजह बतानी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। फैसला लेना होगा, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 201 कहता है कि जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे तो उसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। इस स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या फिर बताना होगा कि मंजूरी नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई हो तो कोर्ट मनमानी या फिर दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा। अदालत ने कहा कि बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई तो राज्यपाल ने विधेयक को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर फैसला किया हो तो कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार भी होता है। थोड़ा बात करते हैं न्यायिक समीक्षा कैसे काम करती है। जब कोई व्यक्ति या फिर संगठन सरकार के किसी काम को चुनौती देना चाहता है तो वो अदालत में जाकर के एक याचिका दायर करता है। अदालत फिर काम की समीक्षा करती है और तय करती है कि क्या ये संविधान के अनुरूप है और यदि अदालत काम को असंवैधानिक मानती है तो उसे रद्द भी कर सकती है।
भारत में न्यायिक समीक्षा की बात करें तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार भी है और वो ये तय करता है कि कोई कानून या फिर काम असंवैधानिक है या फिर नहीं। उच्च न्यायालय को भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, लेकिन वे केवल राज्य के कामों की समीक्षा कर सकता है। थोड़ा सा बात करते हैं न्यायिक समीक्षा के लाभ क्या क्या होता है। पहला लाभ तो यह है कि ये संविधान की रक्षा करता है, शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाता है और सुनिश्चित करता है कि सरकार के सभी काम कानून के अनुसार किए जाएं, यानी कि विधि के शासन की भी रक्षा करता है। थोड़ा सा बात करते हैं न्यायिक समीक्षा की सीमाओं की। न्यायिक समीक्षा एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें समय लग सकता है। न्यायिक समीक्षा का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति या फिर संगठन अदालत में एक याचिका दायर करे। न्यायिक समीक्षा का दायरा कुछ मामलों में सीमित है, जैसे कि कानून की संवैधानिक वैधता। उदाहरण के लिए मान लें कि सरकार ने एक नया कानून बनाया जो किसी विशेष समुदाय के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस समुदाय के लोग अदालत में एक याचिका दायर कर सकते हैं और न्यायिक समीक्षा के माध्यम से कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती भी दे सकते हैं। यदि अदालत को लगता है कि कानून असंवैधानिक है तो वो उसे रद्द भी कर सकती है। अब जैसे एक और चीज़ होती है, जैसे इस चीज़ पर कार्यपालिका और विधायिका भी उत्तरदायी बन जाती है। अगर कार्यपालिका कोई ऐसा कानून लागू करवाती है जिससे कि किसी का संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर वो कुछ भी इस प्रकार से मूलभूत ढांचे में छेड़खानी कर रहा है, तो जो न्यायालय है उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है उस हद तक जिस हद तक वो कानून उस चीज़ का उल्लंघन करता हो। और दूसरी चीज़, जैसे अगर कोई विधायिका है, यानी कि विधायिका आपको पता होगा ऐसी संस्था जो कानून बनाती है, वो कोई ऐसा कानून बना दे या फिर संविधान से पहले का कोई ऐसा कानून था या फिर संविधान के बाद का कोई ऐसा कानून बन रहा हो जिससे कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर संविधान के मूलभूत ढांचों में छेड़खानी हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो इस प्रकार से न्यायिक समीक्षा की जाती है। आर्टिकल 201 की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 201 में इस बात का प्रावधान है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे सकता है या फिर उसे वापस भी ले सकता है। आर्टिकल 201 के कुछ प्रावधान है, जैसे कि अगर विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को विधेयक को राज्य विधानमंडल को वापस भेजने का निर्देश दे सकता है। विधेयक को वापस मिलने के बाद विधानमंडल 6 महीने के अंदर उस पर पुनर्विचार करेगा। अगर विधानमंडल संशोधन के साथ या फिर उसके बिना विधेयक को फिर से पास कर देता है तो उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए फिर से भेज दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर फैसला देना भी जरूरी है। थोड़ा सा बात करते हैं आर्टिकल 142 की। आर्टिकल 142 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कि सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अधिकार देता है। इसका मतलब है सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के तहत लंबित किसी भी मामले में आवश्यक आदेश पारित कर सकता है या फिर निर्देश दे सकता है, भले ये किसी भी विशिष्ट कानूनी प्रावधान या फिर प्रक्रिया के तहत ना हो। बात करते हैं थोड़ा आर्टिकल 142 की कुछ विशेषताओं की, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है पूर्ण न्याय, अधिकार क्षेत्र और प्रवर्तन। तो हम पहले बात करेंगे पूर्ण न्याय की। आर्टिकल 142 का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मामले में पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर भी जाने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने की शक्ति ये देता है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 142 के तहत जारी किए गए आदेश पूरे भारत में लागू होते हैं। ये भी सारी चीज़ें इसी की विशेषता है। थोड़ा न्यायिक सक्रियता की बात करें तो यह सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक सक्रियता के माध्यम से सामाजिक और कानूनी सुधारों को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। आर्टिकल 142 का उपयोग भी किया गया था, जैसे जनहित याचिकाओं में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत जनहित याचिकाओं को स्वीकार करके सामाजिक और कानूनी सुधारों को भी बढ़ावा दिया है और शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन के मामले में भी इसका उपयोग किया गया था, जैसे कि कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 142 का उपयोग करके शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का भी उल्लंघन किया। राज्यों को कारण बताने होंगे, ये भी इसका एक उपयोग है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई समय सीमा तय हो तो वाजिब टाइम लाइन के भीतर फैसला करना चाहिए और राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा। यदि देरी होती है तो फिर देरी के कारण भी बताने होंगे। तो इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ कही थी कि बिल बार बार वापस नहीं भेज सकते।
अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति किसी भी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या फिर पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं तो विधानसभा उसे फिर से पास करती है। तो राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना होगा और बार बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया को रोकना भी होगा। तो यहाँ पर जो पूर्व कानून मंत्री थे सिब्बल, उन्होंने भी अपनी राय रखी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा था कि अब केंद्र सरकार जानबूझकर राज्यों के बिलों पर फैसला लेने में देरी नहीं करवा सकेगी और उन्होंने ये भी कहा था कि अटॉर्नी जनरल के समय सीमा निर्धारित करने के निर्णय का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विपरीत रुख को खारिज कर दिया। तो मुझे लगता है आप आज का टॉपिक समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको क्लासेस अपडेट मिलती रहे और PDF भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक्स टू वॉचिंग।